कि सर कल 25 फरवरी को हमें देना है केमिस्ट्री का पेपर। आखिर केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करके जाएंगे स्टूडेंट? बस आज रात ये वीडियो देख लो, आप ट्रिक के साथ केमिस्ट्री में 70 में 70 करके आएंगे। तो स्टूडेंट अगर आप भी 25 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हो और आपको अंदर से डर लग रहा है कि सर मेरे केमिस्ट्री की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है या बहुत कम हुई है, मुझे टॉपिक नहीं आता, डेरिवेशन नहीं आता, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, रिएक्शंस नहीं आते, आखिर हम केमिस्ट्री में कैसे पास होंगे? तो भैया पास होने की टेंशन छोड़ दो, बस ये वीडियो देख लो। हम पूरे 70 नंबर के केमिस्ट्री के पेपर को विथ ट्रिक आपको सॉल्व करना सिखाएंगे और जो बच्चा सोच रहा था कि पास कैसे होंगे वो 70 में 60 प्लस लेकर आएगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही पेपर कुछ ही घंटों बचता है ना, मैं ऐसा ही ट्रिक हर साल बच्चों को बताता हूं और लाखों बच्चे इसी ट्रिक को लगाकर आते हैं और बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में 60, 65, 62 लेकर आते हैं। इस बार आपकी बारी है, थोड़ा सा टाइम निकालकर बस ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। यहां पे रोल नंबर डाल दो, नाम डाल दो, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का ये पेपर है, पेपर कोड है 347 MN। कैसे आपको विथ ट्रिक सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऐसा सीक्रेट वीडियो आपको कोई नहीं देगा, बस ध्यान से देखना मेरे भाई। समय 3 घंटे 15 मिनट आपके पास रहेगा। ऐसा ही ट्रिक मैंने हिंदी और इंग्लिश में बताया था, सारे बच्चे 100 में 100 करके आए हैं। अब केमिस्ट्री की बारी है। नोट दिया गया कि 15 मिनट आप सभी को क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, सभी क्वेश्चन करना है, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन होना, आपको कैलकुलेशन के सारे स्टेप लिखना है। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए। भैया ये वीडियो देख लो, आपके क्लास का सबसे जो तेज बच्चा है केमिस्ट्री का ना, रिजल्ट आने के बाद आपसे एडवाइस लेगा भाई आपने तैयारी कैसे की थी। तो केमिस्ट्री के पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। फिर लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, सबका मैं ट्रिक बताने वाला हूं। देखो इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जिसे 5 यानी कि 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे एक एक नंबर के, मतलब टोटल आपको 6 बहुविकल्पीय दिए जाएंगे, एक एक नंबर के 6 नंबर आपको मिलेंगे। कैसे विथ ट्रिक लगाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे बताने जा रहा हूं, जब आप केमिस्ट्री का पेपर देने जाएं, आपको अगर ऑब्जेक्टिव के जो 6 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से अगर 4 या 5 पता है तब तो आप उसको पहले करो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता या 1-2 आता है ना, तो उसको भैया कुछ देर के लिए छोड़ दो, लास्ट में करेंगे। क्योंकि कुछ देर बाद ये लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का नंबर जो होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया भी जा सकता है, तो उसको पहले मत करना मेरे भाई। पहले उस क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करना जो लगे आपको कि मुझे आ रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत या पूरा आ रहा है। तो देखो ऑब्जेक्टिव का मैं ट्रिक वैसे बता देता हूं कि अगर मान लो आपको नहीं आ रहा है आंसर और किसी ने बताया भी नहीं, तो कैसे आप आंसर लिखोगे। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैंने देखा है भैया ना, जैसे देखो का वाला क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, मैंने देखा है कि सेकेंड ऑप्शन जो है ना, इसके सही होने के चांसेस 30% होते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड ऑप्शन जो है, इसके सही होने के चांसेस भी 30% है। फिर फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका 20% चांस है और जो फोर्थ ऑप्शन है इसका भी 20% होता है। मतलब सेकंड और थर्ड के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, या सेकंड और फर्स्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि फर्स्ट और फोर्थ नहीं सही होंगे, इनके भी 20% चांसेस है, तो ये भी सही हो सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मैंने देखा है ना, सेकंड और थर्ड ऑप्शन थोड़े ज्यादा सही होते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड बोल रहा है, मैंने एनालाइज करके देखा है। तो का देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो होता है 0.0 वोल्ट। तो यहां पे तो चौथा ऑप्शन सही है, लेकिन अभी तो हमें 6 ऑब्जेक्टिव देखने हैं ना। अब खा वाला ऑप्शन देखो भैया,
180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं? अगर आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देखो इस पेपर को मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूं। YouTube पे सर्च करना क्लास 12 केमिस्ट्री मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, आपको ये पेपर विथ सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैं आज ट्रिक आपको बता रहा हूं भाई, कैसे आपको अगर कुछ नहीं आएगा कैसे ट्रिक लगाओगे। तो 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं भैया? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ज्यादा सही होते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन टिक कर दोगे तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग हमारे इस मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ वीडियो को लाइक करना भैया। लाइक का टारगेट है सिर्फ 5000 लाइक्स का। आप सभी लोग चाहो तो ये कुछ ही घंटों में हमारे लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई, ठीक है। और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, 70 में 70 करके आओगे। गा वाला देखो, द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? नहीं पता आंसर तो थोड़ा दिमाग लगाओ भैया। द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स, लीटर सेकेंड इनवर्स या लीटर मोल सेकेंड इनवर्स? भैया फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन के भी चांसेस होते हैं 20%। तो लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स जो होगा द्वितीय कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अभी तो 3 क्वेश्चन है घा। अभिक्रिया 2H2O2 that gives out 2H2O plus O2 के लिए वेग स्थिरांक, जो वेग है अपक्रिया का Y बराबर KH2O2 है, ये अभिप्राय है। मतलब ये किस कोट की अपक्रिया है? शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया या तृतीय कोट की अपक्रिया? भैया KH2O2 के ऊपर 1 होता है हमेशा, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया होगी। सेकंड ऑप्शन सही है। अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो भाई सर जी ने बताया था सेकंड थर्ड थोड़ा ज्यादा सही होता है, तो ऐसा दिमाग लगाना और ऐसे थोड़ा आप कर सकते हो अगर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी तो, ठीक है। जो बच्चे सोच रहे हैं, देखो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ो। मैं ये भी सजेशन आपको दे रहा हूं कि जो चीजें आप एकदम सही सही पढ़ोगे ना, वो अगर आप करके आओगे तो उसका कॉन्फिडेंस अलग होगा। और जो ट्रिक लगा के आओगे थोड़ा बहुत हमेशा डाउट रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। तो जो चीजें रियल होती है रियल है, आप लोग जितना हो सके पढ़ो। जब नहीं समझ पाओगे एग्जाम में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारा ये ट्रिक लगा देना, ठीक है। ऐसे अंगा नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर उत्पाद प्राप्त होता है, कौन सा? C6H5NH2, C6H5NHOH एजोबेंजीन या फिर पैरा एमिनोफिनोल? भैया नाइट्रोबेंजीन का उदासीन माध्यम में अपचयन कराने पर C6H5NHOH हमें मिलता है, ठीक है, फेनिल हाइड्रोक्सिलेमिन। लेकिन भैया आपको थोड़ी ना पता है आंसर, आप सोचिए सर जी ने सेकंड ऑप्शन थोड़ा ज्यादा बताया था तो सेकंड सही है, ठीक है। ऐसे दिमाग लगाना। 4 निम्न में कौन सा योग कैनिजारो अपक्रिया नहीं देता? इसमें से कौन सा यौगिक कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता? HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CH2CHO प्रोपेनल्डिहाइड, CCl3CHO क्लोरल इसको बोलते हैं, ठीक है, और CH3CCHO। भैया आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, CH3CH2CHO, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। तो इसमें आपने देखा कि सेकंड ऑप्शन थोड़े ज्यादा सही है, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक ट्रिक लगाना, अगर आपको आंसर नहीं आएगा ना तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन है भैया, सबसे बेहतरीन ट्रिक है अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। लेकिन लास्ट तक इंतजार जरूर करना। दूसरे का अब देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 8 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के भैया, 16 नंबर ये आपको देकर जाएंगे। इनको हम अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है बताओ? विशिष्ट चालकता क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है ये आपको बताना है भाई। बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, मैं तो मानकर चल रहा हूं, बाकी आप जाने। लेकिन विशिष्ट चालकता है क्या, आपको आंसर नहीं आ रहा है भाई, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का डालना प्यार से अच्छे से, और विशिष्ट चालकता हेडिंग डाल देना। आप डेफिनेशन कहीं से भी उठाकर लाओ, लेकिन जब डेफिनेशन लिखना ना बीच में आप लिख देना विशिष्ट चालकता कहते हैं। इससे जो एग्जामिनर होगा एक अलग सा इंप्रेशन उसके दिमाग में बनेगा। तो विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है? तो थोड़ा मैं पहले सही आंसर बता देता हूं। देखो विशिष्ट चालकता किसी चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब मान लो आपको डेफिनेशन नहीं भी आ रहा है ना परिभाषा, तो आप कुछ भी लाइन उठाकर लिख दो, बीच में ऐसे
ऐसे लिख देना, विशिष्ट चालकता कहते हैं, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हां बच्चे ने सही किया है। मतलब एक ट्रिक होता है ना, अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है फिर भी आपको लिखना है, ब्लैक ब्लू पेन बढ़िया यूज करना, राइटिंग से लिखना, देख लेना नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, कुछ नहीं लिखोगे कुछ नहीं मिलेगा, लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया विशिष्ट चालकता क्या है थोड़ा बहुत। बाकी अगर फॉर्मूला आएगा कि कप्पा इक्वल टू 1/ρ होता है तो इसको भी लिख देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़ा बहुत दिमाग लगा के लिखना, अगर नहीं भी आ रहा है तो। खा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है? अब अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा, प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खा लिखो, और पहले तो आप इसी को लिखो लाइन को, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला हो जाता है क्योंकि, फिर आगे आपके दिमाग में जो चीजें आ रही है लिख दो। यही ट्रिक है मेरे भाई, यही एक्चुअल ट्रिक है। मैं हर साल ऐसा ही ट्रिक देता हूं, बच्चे जो है ना ऐसे लगाकर आते हैं और बाद में कहते हैं सर हमने तो कुछ नहीं पढ़ा था फिर भी हमारे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छे परसेंटेज से हम पास हुए हैं, ऐसा वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वो इतना इंपॉर्टेंट ट्रिक ही है। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा, बाकी इसका आंसर कुछ ऐसे आप लिख देना। देखो, वैद्युत रासायनिक श्रेणी का प्रत्येक तत्व अपने से नीचे स्थित तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर सकता है। श्रेणी में कॉपर का स्थान Ag से ऊपर है, अतः ये जो है क्या कर देगा, अतः ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल का रंग नीला कर देगा। बस ऐसे कुछ लिख दो, नंबर मिल जाएगा। मतलब आपके क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना आंसर में यूज होना चाहिए। हम क्या मानकर चल रहे हैं, हम यहां पे पेपर नहीं सॉल्व करा रहे हैं मेरे भाई, हम मानकर ये चल रहे हैं कि हमें कुछ आ नहीं रहा है और आंसर बना बना के लिखना है। तो कुछ ऐसे ही नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां लिखिए। सबसे पहले तो नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5NO2, ये नाइट्रोबेंजीन है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, पहले हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का गा, फिर नाइट्रोबेंजीन बनाने की 2 विधियां। पहले कोई रिएक्शन लिखो, नाइट्रोबेंजीन उससे बना दो, दूसरे कोई रिएक्शन लिखो, उससे नाइट्रोबेंजीन बना दो। इससे एक इंप्रेशन एग्जामिनर को लगेगा ना कि भाई बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर किया है। यही ट्रिक है, ऐसे ही लिखना होता है। घा, 2 द्रवों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 80 मिमी तथा 60 मिमी है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? 2 नंबर। तो आप क्या करो, ए द्रव का वाष्प दाब 80 मिमी, अब बी द्रव का वाष्प दाब 60 मिमी, ऐसे लिखो। ठीक है, फिर ए के मोल 3, बी के मोल 2, ठीक है, मोलों की संख्या, कुल वाष्प दाब बराबर थोड़ा गुणा भाग कर दो और डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसको लिख दो, नंबर मिल गया। यही ट्रिक है। पहले न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है ना तो न्यूमेरिकल में जो चीजें दी गई हैं उसको पहले लिखो। जैसे द्रव ए का वाष्प दाब 80 मिमी, द्रव बी का वाष्प दाब 60 मिमी, ए के मोलों की संख्या 3 मोल, बी के मोलों की संख्या 2 मोल, कुल वाष्प दाब थोड़ा गुणा भाग करो, काम हो जाएगा। 80 का गुणा 2 से कर दो 160, 60 का गुणा 30 से कर दो 180, दोनों को डिवाइड करो भाई, आंसर ले आओ, काम खत्म। ऐसा ही ट्रिक होता है, ऐसे ही काम करता है। बाकी ये 4 गुणे 2 8 नंबर आपका कंप्लीट। मैंने कहा ना कि इस पेपर को मैं पहले ही करवा चुका हूं सॉल्व, ठीक है, जाकर देखना, एंजॉय करना मेरे भाई। चलो अब चलते हैं आगे, अभी भी 4 क्वेश्चन और रहेंगे अतलग उत्तरीय हमारे। ये देखो तीसरे कक्का, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम लिखिए, इसकी सीमाएं लिखिए। मैं आपसे बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि भैया नियम जितने भी हो, चाहे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, और सिद्धांत जो होते हैं, वर्नर सिद्धांत, संयोजकता, आबंध सिद्धांत, और नेम्ड रिएक्शन जो होते हैं, और जो परीक्षण होते हैं, ल्यूकास परीक्षण और भी हो, इन सबको सबसे पहले पढ़ो। ये सब 100% फिक्स है, समझ लो। बाकी केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं वीडियो बना चुका हूं। तो राउल्ट का नियम तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको नहीं अवॉइड कर सकते आप लोग। भाई जब मैंने यहां पे लिख रखा है, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे लिखना, राउल्ट के नियम के अनुसार। पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 का हेडिंग डाल देना, फिर ऐसे लिखना, राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है।
लिख दिया, यही राउल्ट का नियम है। फिर सीमाएं हेडिंग डाल दो, ठीक है, सीमाएं। देखो आप लोग जितने भी नियम है सबको पढ़ लो, ताकि जब नियम पूछा जाए ना उसमें आपको ट्रिक ना लगाना पड़े मेरे भाई। तो राउल्ट का नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है। वैद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। जो पदार्थ विलयन में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों पर भी विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो ऐसे कुछ आपको एक ट्रिक बना के चीजें लिखनी है। देखो इसी के नीचे आ गया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। लिखिए, मैंने आपको प्रथम नियम द्वितीय नियम दोनों बता रखे हैं, सिर्फ यूट्यूब पे सर्च करो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने होगा, जाकर वो क्लास देख लो मेरे भाई। आपका नंबर ये फिक्स है, 2 नंबर 3 नंबर सब में ये क्वेश्चन आता है, इसको मत मिस करना। ये नियम है मेरे भाई, नियम को नियम बांध लो कि नियम हमें कोई भी नहीं छोड़ना है, नियम सारे के सारे पढ़ने। बाकी आपको अगर नहीं आ रहा तो फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम हेडिंग डालो, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखो, 1-2 लाइनें लिखो, बीच में लिख देना फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम कहलाते हैं प्रथम नियम, बस हो गया। यही ट्रिक है। अगर नहीं आ रहा है तो बाकी मैं आपको सजेशन दूंगा कि भाई नियम तो कम से कम पढ़ ही लो अच्छे से। गा देखो Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं, क्यों? कोई भी रीजन दे दो। Mn3+ आयन में तीन आयन हैं, Mn2+ आयन में 2 आयन है, इसीलिए Mn3+ आयन की अपेक्षा Mn2+ आयन अधिक स्थायी होते हैं। ऐसा ही कुछ रीजन लिख दो, इतना तो कर ही सकते हो ना भाई, बहुत आसान है ये। अगला लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। लिगेंड क्या है, लिगेंड हेडिंग डालो, कुछ लाइनें अपनी तरफ से लिखो, नीचे से उठाकर क्वेश्चन में से ही लिख दो, बीच में लिख देना लिगेंड कहते हैं, काम खत्म। अब सही वाला आंसर तो मैं यहां पे दिखा ही देता हूं, ये देखो लिगेंड। लिगेंड वो आणविक अथवा आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगेंड कहलाती है। यही इसका डेफिनेशन है, 2 नंबर कंप्लीट। बाकी अगर आपको नहीं आ रहा है भाई बनाकर लिखो, लिखना जरूर है मेरे भाई। 4 क्वेश्चन यहां पर भी हो गया, अतलग उत्तरीय 8 नंबर, मतलब कुल 8 क्वेश्चन रहेंगे और आपको 16 नंबर मिलेंगे। आप टेंशन फ्री हो जाना भाई, जब तक है हम मत लेना टेंशन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, वीडियो को लाइक करते चलो अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है। जो बच्चे खुद को सोच रहे हैं मैं वीक हूं केमिस्ट्री में, उनको फास्ट बनाएंगे, और अगर ये ट्रिक फॉलो कर दिया 70 में 70 करके आएंगे। चलो भैया आगे देखो 4 का। अब लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा भाई, ध्यान देना। और हो सके तो आप जो बड़े बड़े वाले क्वेश्चंस है ना, पहले उसमें ट्रिक लगाओ, क्योंकि उसमें नंबर अगर 4 नंबर का है तो 3 तो दे ही देगा, 3 का है तो 2 तो मिल ही जाएगा। तो हो सके तो बड़े क्वेश्चंस को पहले दांव खेलो भाई। जैसे ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में विभेद लिखिए, कुछ भी नहीं आ रहा है भाई, चार्ट बनाना तो आता है ना, ऐसे एक बनाओ, इधर लिख दो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, और इस साइड में लिख दो फ्रक्टोज, कुछ भी लिख दो। ग्लूकोज का संरचना सूत्र, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है, ऐसे फ्रक्टोज का 2-3-4 रीजन लिख दोगे, अंतर लिख दोगे, काम हो जाएगा। बस ऐसे 1 2 3 करके लिखना, ठीक है, जो भी चीजें मन में आ रहे हैं लिख दो। खा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से क्यों नहीं बनाया जा सकता? तो पहले तो आप यही आंसर में लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या 4 का खा, एरोमेटिक प्राथमिक एमीन को गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण से नहीं बनाया जा सकता क्योंकि, बाकी आपके दिमाग में जो आए लिखो। यही ट्रिक है, असली ट्रिक यहीं से शुरू होता है मेरे भाई। गा वाला, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, क्यों? मतलब संक्रमण तत्व जो होते हैं उनमें जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? तो ये सब रीजन है आपके सामने है। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। 1 2 3 4 1 2 3 करके लिख दो। आपके दिमाग में जो आ रहा है वो भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है यही लिखो, लेकिन ये सही है भाई, इसको लिख देना फर्स्ट। धातु आयनों का छोटा आकार होता है संक्रमण तत्वों में, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्यता होती है। यही कारण है कि संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बस हो गया, ऐसे ही आपको रीजंस लिखने हैं, काम खत्म है। घा देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट में संबंध लिखिए। पहले तो मानक इलेक्ट्रोड विभव हेडिंग डालो, ऐसा विभव जिसका इलेक्ट्रोड जो है मानक होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इतना सिंपल डेफिनेशन तो कर सकते हो बना के ना, ऐसे लिख दो मेरे भाई, नंबर मिलेगा। बाकी आप थोड़ा बहुत रीजन लिख देना, 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, 12 नंबर आपका कंप्लीट। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही किया जाता है भाई। जब नहीं आएगा ना तो हम ऐसे ही आंसर लिखेंगे। 5वें कक्का, अब 4-4 नंबर वाले भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, कैसे छोड़ सकते हो? 16 नंबर के आते हैं मेरे भाई।
लघु उत्तरीय। देखो एक रासायनिक अपक्रिया का ताप 290 केल्विन से बढ़कर 300 केल्विन कर देने पर अपक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा मान ज्ञात कीजिए, दिया है R बराबर ये 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। भाई ये क्या है, न्यूमेरिकल है। पहले तो एक काम करो, जो जो दिया गया उसको लिखो। ताप T1 290 केल्विन, T2 300 केल्विन, फिर अपक्रिया की दर 2n लिख दो, अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में निकालनी है, दिया R बराबर इतना लिख दो, सक्रियण ऊर्जा बराबर इतना। थोड़ा बहुत इधर उधर करके गुणा भाग करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ऐसा लगे ना एग्जामिनर को, ऐसा फील हो कि भाई बच्चे ने सही सही कैलकुलेशन किया है, और जाकर लास्ट में आंसर लिख दो, सक्रियण ऊर्जा बराबर इतना, आंसर खत्म। बस इतना ही लिखना है। यही आइडिया है, यही ट्रिक है। खा एक दंतुर, द्विदंतुर तथा उभय दंतुर लिगैंड से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक को उदाहरण सहित समझाइए। तो पहले तो एक दंतुर लिगैंड हेडिंग डालो, ऐसे लिगैंड जिनमें एक, ये मत लिखना एक ही दांत पाए जाते हैं, मतलब जो भी दिमाग में आए उसको लिख के एक दंतुर लिगैंड कहते हैं। फिर द्विदंतुर उभय दंतुर ऐसे लिख दो, द्विदंतुर में 2 होते हैं और उभय दंतुर में कई होते हैं। बस हो गया काम, ठीक है। ऐसे सिस समायोता और ट्रांस समायोता की परिभाषा बताइए। अरे सिस समायोता लिखो, उसमें थोड़ा सा अपने तरीके से लिखकर बीच में लिख देना सिस समायोता कहते हैं, ठीक है। हो गया, मतलब ये क्वेश्चन जो 4 नंबर के है ना, कम से कम 1.5-2 पेज में इसका आंसर आपको लिखना है। ये भी ध्यान रखना पेज को भी, कि जो 1 नंबर के क्वेश्चन है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखेंगे, सॉरी जो 2 नंबर के क्वेश्चन है बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे, 1 पेज ज्यादा से ज्यादा। जो अब न्यूमेरिकल आ गया तो बड़ा भी हो सकता है, जो 3 नंबर के क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 1-1.5 पेज। बाकी 2 नंबर वाले क्वेश्चन को मिनिमम 2 पेज, 4 नंबर वाले क्वेश्चन को मिनिमम 2 पेज में, ठीक है। तो देखो एथेनॉल बनाने की रासायनिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक अपक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। एथेनॉल से मेथेनॉल परिवर्तन का रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई एथेनॉल C2H5OH, यही है हमारा एथेनॉल। मैंने आपसे कहा ना कि प्रयोगशाला विधियां जो हैं बहुत कम है, उनको जरूर पढ़ लो भाई, नंबर फिक्स है। कौन कौन सी, पहले तो अभी मैं बताऊंगा, लॉन्ग में भी ये क्वेश्चन बहुत आता है। एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, एथिलेमिन बनाने की प्रयोगशाला विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि, ऐसे एसीटोन, तो ऐसे 3-4 हैं जो बहुत ज्यादा फेमस है, मतलब उनको अवॉइड करिएगा नहीं बिल्कुल भी, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे ऐसे, ठीक है। तो एथेनॉल C2H5OH, ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यहां पे 4 नंबर में आ गया ना, 5 नंबर में भी बहुत ज्यादा आता है। तो ये 4 क्वेश्चन होंगे। देखो प्रयोगशाला विधियां आप जरूर पढ़ लो भाई, 4 × 4 16 नंबर, यहां पर भी कंप्लीट। मतलब मेरे कहने का है आपको क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, आपको बना बनाकर जरूर लिखना है, और हो सके तो जितने नंबर का है उसके अकॉर्डिंग आपको पेजेस में भी लिखना है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाओ भैया। लॉन्ग क्वेश्चन जो है टोटल 5 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर आपको मिलेंगे मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट 6 का। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, पहले तो सारे प्रयोगशाला विधि पढ़ लो, उसके बाद में आप कैसे प्राप्त करोगे, क्या होता है जब के रिएक्शन पढ़ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे सर्च करना क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शुभम लेक्चरर। कैसे प्राप्त करोगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शुभम लेक्चरर, काम खत्म है। तो ऐसी 2 अपक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। फिनॉल C6H5OH, यही तो फिनॉल है। अरे या आप संरचना सूत्र भी बना सकते हो ऐसे कुछ, ठीक है, इसके ऊपर OH लगा दो, ये देखो ये भी फिनॉल है, तो यही फिनॉल है। थोड़ा सा इसके बारे में रीजन लिखो, 5 नंबर में है अगर तो 2 पेज से तो ज्यादा लिखना है आपको, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया, नहीं पता तो अथवा लिख दो। फिनॉल तथा ईथर के प्रमुख उपयोग लिखिए। फिनॉल के उपयोग हेडिंग डालो, आप 5-6 उपयोग लिख दो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। फिर ईथर के उपयोग हेडिंग डालो, ईथर से रिलेटेड चीजें लिख दो, नंबर मिल गया। यही ट्रिक है मेरे भाई, बेमिसाल है। और खा वाला देखो, अब रिएक्शन आता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, 5 नंबर। भाई केवल केमिकल रिएक्शन देना, यूट्यूब पे सर्च करो, हमारा वीडियो आ जाएगा, टॉप 10 रिएक्शन एक वीडियो में जाकर जरूर देखो। जैसे मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया KCN से होती है, तो क्या बनेगा, आप सिर्फ रिएक्शन दे दो कि CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस KCN हमारा है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा। इस CH3 को CN के साथ जोड़ दो, प्लस KCl बन जाएगा। ऐसे कुछ ट्रिक लगाओ, थोड़ा बहुत रिएक्शन दो, नंबर आपके हाथ में है। यही ट्रिक है मेरे भाई। बाकी आप अगला देखिए,
दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेलिंग विलेन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनेगा? तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूड़ के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनेगा? चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है तो क्या बनेगा? पांचवा, फिनॉल का एसिटिलीकरण pyridine की उपस्थिति में होता है तो क्या बनेगा? भाई मैं तो ये कहूंगा आप थोड़ा केमिकल फॉर्मूले भी याद कर लेना कि फिनॉल का ये होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO होता है, क्लोरोफॉर्म यहां पे आ गया भैया तो क्लोरोफॉर्म का CHCl3 होता है, बेंजोइक अम्ल का C6H5COOH होता है, ठीक है, फिनॉल का C6H5OH होता है। तो ये चीजें थोड़ा बहुत आप याद रखना, अथवा लगा नहीं पता तो दूसरा रिएक्शन कर लो। कैसे प्राप्त करोगे वाला ये भी मैं रिएक्शन बता चुका हूं, कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दो, 5 क्वेश्चन 5 नंबर। जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल, एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल से एसिटोमाइड, फिनॉल से टालुइन और फिनॉल से एनिलीन। कैसे बनाओगे? थोड़ा बहुत फॉर्मूला आप याद रखो कि फिनॉल का ये होता है, टालुइन का ये होता है कि थोड़ा अच्छे से ये एक संरचना सूत्र मैंने बना दिया, ऊपर CH3 लगा दिया, ये टालुइन है, या C6H5CH3 ये टालुइन है। थोड़ा फॉर्मूले पर ध्यान देना, बाकी रिएक्शन आपके लिए हलवा होगा। चलो 7वें कक्का, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का वर्णन कीजिए और इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं के समीकरण सहित समझाइए। मतलब फॉर्मेल्डिहाइड जो होता है HCHO, इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे इसका वर्णन करना है। भाई बेमिसाल बेहिसाब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो इसको जरूर पढ़ो मेरे भाई, जरूर से जरूर, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो होता है NH3 इसके साथ रिएक्शन कराओ। तो फॉर्मेल्डिहाइड को मैं कैसे भूल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है, ठीक है। तो प्रयोगशाला विधियां आप 4-5 जो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक उठाओ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रयोगशाला विधि उठाकर पढ़ लो, नंबर फिक्स है। नहीं, अब अगला देखो, नहीं पता तो प्रयोगशाला में शुद्ध एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसके कुछ प्रमुख उपयोग भी दीजिए, ठीक है, प्रमुख रासायनिक गुण। अब देखो खा वाला, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हो? प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए। भाई ये तो कर सकते हो ना, प्रोटीन लिखो, थोड़ा बहुत प्रोटीन के बारे में लिखो कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, प्रोटीन हमारे अंदर की टूटी फूटी कोशिकाओं को रिपेयर करता है, ठीक है, मरम्मत करता है, ऐसे थोड़ा बहुत लिख दो। या इम्यूनो अम्ल क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाइए। दोनों में से कोई एक ही करना है, बस यहीं पे हमारा जो 70 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होगा ना वो फिनिश हो जाएगा। मैंने आपको विथ ट्रिक बताया कैसे सॉल्व करना है, बाकी नियम, परीक्षण और नेम्ड रिएक्शन और प्रयोगशाला विधि ये सब भाई अपने तरफ से पढ़ लो, रातों रात पढ़ लो, जाकर छाप देना बोर्ड एग्जाम में। बाकी मैंने बताया कि 6 नंबर का बहुविकल्पीय, 16 नंबर का लघु उत्तरीय, 12 नंबर का लघु उत्तरीय, 16 नंबर का लघु उत्तरीय और फिर 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल ऐड कर लो भैया तो 70 नंबर आपका हो गया। 70 हो गया, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों मिला लो तो 28 नंबर। इसको ज्यादा पढ़ लेना, फिर 5 नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ना, फिर 2 नंबर, मतलब इसमें लगभग सेम ही क्वेश्चंस होते हैं भाई, सारे के नंबरिंग अच्छे अच्छे हैं। तो ऐसे आप लोग एक तैयारी करो प्रॉपर, रातों रात मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ लो, जाकर बोर्ड एग्जाम देकर चले आओ। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर लो, और हमारा बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है कि आपका पेपर बहुत बहुत अच्छा जाए। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।